हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आई एस पी सी एस थंकर। हम करंट अफेयर्स कर रहे थे आई दृष्टि के साथ नेशनल अफेयर्स। पार्ट वन हमने कवर कर लिया था। लास्ट टाइम हमने वंदे मातरम तक किया था। वंदे मातरम को एक बार फिर से रिकैप करते हैं। वंदे मातरम को सबसे पहले आप ही बताओगे और मेरे साथ बताते चलोगे। वंदे मातरम को सबसे पहले एज अ नेशनल एंथम हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट किया था, डेट एग्जैक्टली मेंशन याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये तो इट्स लाइक मतलब फ्री में मार्क्स देने वाला हो गया। ये एकदम याद सबको आना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल सॉन्ग। इसको सबसे पहले किस पर्टिकुलर किसी भी बुक्स में, ऑथर्स में, किस में पब्लिश सबसे पहले किया गया था, तो बंग दर्शन। बंग दर्शन में सबसे पहले इसका मेंशन मिलता है 1875 में, जब उसी ईयर में जब आपका दयानंद सरस्वती आर्य समाज का गठन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक और बुक, बहुत फेमस नोवेल आनंद मठ में इसका मेंशन होता है। और ऑब्वियसली बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही इस वंदे मातरम को लिखा था, तो उनके ही द्वारा आनंद मठ नोवेल में मेंशनड है इसको लेकर के, सन्यासी रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग, सन्यासी रिवेलियन के रिगार्डिंग। ठीक है। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इसको पॉपुलराइज 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल में किया गया था। और इसको हर शहरों और हर गलियों में गाया जा रहा था एज अ मूवमेंट टू एनी वे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट वी दे हैव ब्रॉट अप। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहले 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया था। 1896 का कांग्रेस सेशन कलकत्ता में हुआ था। और इसको कलकत्ता में सेशन में रहमतुल्ला सयानी जी ने इसको प्रिसाइड किया था। और ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कब थे और कौन सा सेशन उन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स, ये नहीं पूछा जाएगा। पंचायती ये बहुत हद तक मेंस का पार्ट हो जाता है, बट स्टिल अगर पूछा भी जाएगा तो पूछा जाएगा कि पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो देयर इज नथिंग लॉ, नथिंग लाइक कि आप गेस भी करके इसको समझ सही कर लोगे कि मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही पंचायत का वर्ड मीनिंग से ही आप समझ लोगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक, प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन में ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, कहीं नहीं पूछा जा रहा है। बस गेमिंग को लेकर के थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बस हम देख लेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग्स जो होते हैं उसको, ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर के एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है हाल में। और ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सोशल गेम्स को थोड़ा बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। बट अगर जो गेम, ऑनलाइन गेमिंग किसी भी गैम्बलिंग को प्रमोट करता है, गैम्बलिंग को प्रमोट करता है या किसी तरह का इलीगल चीज़ों को प्रमोट करता है, तो वो पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है हमारे देश में। ठीक है। और बस थोड़ा थोड़ा एक टाइमलाइन याद रखना है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी रहेगी, अथॉरिटी जब भी बन रही है तो डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म होगा, किसी तरह का वो चीज़ होगा। और डेज में उसमें प्रिस्क्राइब रहेंगे कि इतने डेज को के अंदर में उन लोगों के चीज़ों को सुनना है। तो 30 डेज आप बस आपको याद रखना। अगर बहुत ही चीज़ें पूछी जाए तो मेरे हिसाब से तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर पोषण पखवाड़ा, 8th पोषण पखवाड़ा 2026 में ही आयोजित हुआ। ये इससे पूछा जाएगा कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट याद रखना है। चाइल्ड के न्यूट्रिशंस के लिए, वुमेन के न्यूट्रिशंस के लिए नाम में ही पोषण है, पोषण का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। ठीक है। तो उसी को लेकर के पोषण पखवाड़ा हर साल आयोजित होता है। 8th पोषण पखवाड़ा 9 to 23 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ था। डेट कहीं नहीं पूछा जा रहा है, बस यही मेंशन। थीम याद रखिएगा, थीम किसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। आपको भी पता है कि फर्स्ट 6 ईयर ऑफ एनी चिल्ड्रेन हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कोग्निटिव और साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए फर्स्ट 6 मंथ्स, 6 ईयर्स के चिल्ड्रंस को बहुत होलिस्टिकली गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है टू डेवलप देयर ब्रेन्स थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशंस, और माल न्यूट्रिशन उसमें ना जाए। ठीक है। और आप देखे होंगे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज पर द आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी भी सरकार बहुत प्रमोट करती है चीज़ों को। ठीक है। तो एक तरह का डीपीएसपी पार्ट को कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज में लाए, उसको लेकर के गवर्नमेंट का खुद पूरा प्रोत्साहन होता है। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक इथेनोशिया एज पर द आर्टिकल 21। थोड़ा बैकग्राउंड इसका मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, थोड़ा बैकग्राउंड चीज़ें रहेगी तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। ओके।
हमारे देश में आर्टिकल 21, एज पर द आर्टिकल 21, आपको पता है राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, विच इज इंश्राइंड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें ड्यू प्रोसीजर established by law is the principle behind this particular fundamental right। ये क्या होता है प्रोसीजर established by law? मतलब इससे पहले जब आर्टिकल 21 आया था तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रोविजंस है कि द जुडिशरी कैनॉट क्वेश्चन थ्रू विच कैनॉट क्वेश्चन जुडिशरी कभी भी कैनॉट क्वेश्चन द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, मीन्स कि लॉ को क्वेश्चन करेगी जुडिशरी, बट इसके पीछे जो प्रोसीजर है जिसके द्वारा ये लॉ को लाया गया या जब प्रोसीजर्स के थ्रू ये लॉ को इम्प्लीमेंटेशन होगा, दे जुडिशरी कैनॉट क्वेश्चन दिस। बट आफ्टर मेनका गांधी वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, ये पूरा प्रिंसिपल ही बदल गया। ये प्रिंसिपल अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि अब नाउ जुडिशरी क्वेश्चन द लॉ इटसेल्फ एज वेल एज द प्रोविजंस, द प्रोसीजर एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द लॉ। अगर वो पर्टिकुलर लॉ नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो लॉ तो जाएगा ही, लेकिन इफ एंड सो द गवर्नमेंट यूज द लूप होल्स टू ब्रिंग दिस लॉ और सच दैट कि द प्रिंसिपल बिहाइंड द लॉ is altogether also unconstitutional, then judiciary is totally in its power can put this law into the unconstitutionality provisions। ठीक है, उस लॉ को नल एंड वॉइड साबित कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेनका गांधी, हमारी मेनका गांधी थी, उस टाइम पे उन्हें फॉरेन कंट्री जाना था, बट गवर्नमेंट ने उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया था, उन्होंने पासपोर्ट को उनका जब्त कर लिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो बोली कि राइट टू मूव आउट ऑफ द सिटी और आउट ऑफ द कंट्री इज माय फंडामेंटल राइट एंड नो गवर्नमेंट इज एबल टू कॉन्फिस्केट माय पासपोर्ट against my personal life। this is the right that is being saved by the right to personal life and liberty। ये मेरा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है। इसी को लेकर के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे देश में लागू हो गया, और इसी को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट फर्दर में हम जाते हैं तो आर्टिकल 21 हैज नाउ बिकम अ होलसम एंड चंक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट कंप्राइजेस अ लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसमें पैसिव यूथनेशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणा सानबाग केस, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब केसेस आए, उसके थ्रू पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में लीगल करा दिया गया। क्या डिफरेंस होता है पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया में? एक्टिव यूथनेशिया एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। हम तो जान रहे हैं कि राइट टू लाइव विथ डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि जीवन में मेरा लाइफ इतना स्ट्रगलिंग और इतना सफोकेटिंग और इस तरह का हो गया है जिसके बाद मैं किसी भी लाइफ सपोर्ट के मदद से भी मेरा लाइफ बहुत सफरिंग है, तो मैं अपने कुछ विल बना करके, जैसे लॉ, जैसे प्रॉपर्टीज़ के विल बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ के विल बनते हैं ना, कि अगर मेरे मरने के बाद मेरे नाम से जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसको ऑथराइज होंगे, ठीक उसी तरीके से अगर मैं एबल नहीं हूँ या मैं किसी तरह से अपने चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकता हूँ, तो मैं फैमिली को एक विल, अपना डाई विल बना के दूंगा कि कल जा करके ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है जिसमें मेरा अपने आप पे किसी तरह का मैं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हूँ और मैं एकदम डाई वाले बेड पे हूँ जहाँ से मेरे जीने और मरने का कुछ हो नहीं पाएगा, तो उससे मेरा लाइफ सपोर्ट वहाँ हटा दिया जा सकता है, बाय बाय विच आई विल गिव द अथॉरिटी टू द वेरी बिलवेड मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो वो मेरे लाइफ सपोर्ट को लीगली हटा सकते हैं, और जिसके वजह से मैं आई कैन डाई विथ डिग्निटी। मुझे फोर्सफुली कोई नहीं बोलेगा, या मेरे आई डोंट हैव टू कमिट सुसाइड in indignified manner to end my life। this is how the government protects कि आप अपने लाइफ को
आप अपने लाइफ को भी डाई मरना चाहते हो तो उसको भी डिग्निटी के साथ कैसे कर सकते हो। बट यहाँ दो चीज़ें हैं डिफरेंस कि मैं खुद पर्सनली अपने आप कुछ एक्टिवली मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ, पैसिवली कर सकता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, मैं विल बना के कर सकता हूँ। दिस इज हाउ पैसिव यूथनेशिया कम्स इनटू द पिक्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट, ठीक है, आवर कंट्री। तो इसी के थ्रू पहला फर्स्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। हरीश राणा एक व्यक्ति हैं 31 ईयर्स के, बहुत दिन से कोमा में थे। इनके लाइफ सपोर्ट कितना कोशिश किया गया तो फिर भी ये रिकवर नहीं हो पा रहे थे। द सिचुएशन हैव बिकम वेरी सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन एज वेल एज देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल, कि कितने दिनों तक मॉनिटरली और ऐसे मेंटली भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। So they have filed the case petitions in front of the Supreme Court, and the Supreme Court, as the passive euthanasia is already a legal thing in the country, तो Supreme Court has allowed कि हरीश राणा को उनके लाइफ मतलब ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं तो उनको अलाउ किया जाए पैसिव यूथनेशिया के लिए। तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी है, यूथनेशिया ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में ये फंडामेंटल राइट इंश्राइंड है, तो आपको आर्टिकल 21 याद रखना है, ठीक है। और वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लाइफ, डाई विद डिग्निटी, अनरेस्ट्रिक्टेड कैसे सपोर्ट मिलेगा आपको, और इससे ज़्यादा कुछ खास पूछा जाएगा। कुछ केसेस में मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि अरुणा शानबाग केस पूछा जा सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बस दिमाग में रखिएगा कि ये सब केसेस थे पैसिव यूथनेशिया को लेकर के। फिर नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, नीति आयोग का आया, जिसमें जितने भी स्कूल के स्टेटस क्या हैं हमारे देश में उसको लेकर के नीति आयोग एक रिपोर्ट लेकर आई है, और बाय द डिफरेंट कंबाइनिंग विद द डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑफ द डिफरेंट एनजीओस, है ना। तो उसका रिपोर्ट का टाइटल था स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर द क्वालिटी इन्हेंसमेंट, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है, मतलब ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा बहुत कुछ डेटाज याद रखनी है कि 14.71 लाख स्कूल्स हैं जिसमें अराउंड 24.69 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सर्व कर रहे हैं उनको, ठीक है। नेशनल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा सेकेंडरी लेवल में 58.4% है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल में हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, प्राइमरी लेवल में हमारा सबसे ज़्यादा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, बट सीनियर सेकेंडरी में हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बहुत कम हो जाता है। आप बताओगे मुझे कि बिहार का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे क्या है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वन केश वन डेटा एंड सुसहायक। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, बस इसमें ज़्यादा आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं जानना कि क्या है, बस इट्स लाइक अ एआई थिंग, एआई चैटबॉट सिस्टम है जिसमें जुडिशरी को कैसे वो चैटबॉट सिस्टम जुडिशर और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चीज़ों को ईज आउट करने में हेल्प करेगा। तो वन केस वन डेटा इज अ डिजिटल इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन केस मैनेजमेंट अक्रॉस द डिफरेंट लेवल ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। ये इंटीग्रेट करेगा सारे जितने भी लेवल्स ऑफ लेवल्स पे डिफरेंट जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करेगा। तो तालुका कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इंटीग्रल एक एक तरह का पोर्टल रहेगा जिसके थ्रू सारे लोग अलाइंड रहेंगे, ठीक है। और सुसहायक इसका नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट को, ठीक है। और किसने डेवलप किया है ये पूछा जा सकता है। दो तीन चीज़ें याद रखनी है, क्या नाम है, वन केस वन डेटा, सुसहायक क्या है, एआई चैटबॉट सिस्टम है, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट जुडिशरी एट एवरी डिफरेंट लेवल, एनआईसी ने इसको डेवलप किया है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने डेवलप किया है। जननी प्लेटफॉर्म, डिफरेंट इज जननी, जननी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, journey for antenatal, natal and neonatal integrated care. Again, this is very important for the women and children care, women and children health care, to reduce the malnutrition in entire country. मालन्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरली एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, आपको कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वो याद रखना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल ही है इसके लिए, सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे डेटास को इंक्लूड किया जाएगा, सारे लोगों को अवेयर किया जाएगा इसके थ्रू, और इसको यू विन और पोषण के प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया है। कितने बेनिफिशियरी हैं, 1.34 करोड़ बेनिफिशियरी फिलहाल तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन का 131 अमेंडमेंट बिल। हाल में ही देखा होगा आपने कि पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर के बहुत हो हल्ला था। इससे पहले आपको याद होगा कि 100 इससे पहले 2023 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था
उसके थ्रू जिसको महिला आरक्षण अधिनियम बिल का नाम रख दिया गया था और एक्ट था, उसके थ्रू ये कहा गया था कि 33% रिजर्वेशन हम वुमेन्स को देंगे। बट उसके ये बात कही गई थी कि 2026 का सेंसस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज को डेलिमिनेट फिर से किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वुमेन्स के सीट्स को रिजर्वेशन किया जाएगा और 15 साल तक किया जाएगा। लेकिन हैफजर्डली सरकार ने एक फिर से अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रही थी, जिसमें उनको एज तुरंत इम्प्लीमेंट कराने की बात कही गई, जिसके अंडर में आर्टिकल 81 को उन्होंने अमेंड करना था और 815 550 के मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा को बढ़ा करके 850 कर देना था। और डिफरेंट ऑब्वियसली ये जब रिजर्वेशन आएगी सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकसभा, राज्यसभा और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों आर्टिकल्स का अमेंडमेंट होगा, तो उसके थ्रू करने को था। लेकिन मतलब ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट पास नहीं हुआ और वहीं पे वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि अमेंडमेंट किस चीज़ को लेकर था, पूछा जाने का चांसेस बहुत कम है। एनसीईआरटी को ग्रांट कर दिया गया है स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब अब एनसीईआरटी एज अ यूनिवर्सिटी भी काम कर सकती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो एक यूनिवर्सिटी को आपको पता है ना क्या काम करती है, वो किसी न किसी तरह के कोर्सेस निकाल सकती है, पढ़ाई करवा सकती है, ये सारी चीज़ें करवा सकती है। यहाँ भी वही चीज़ें हैं। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2020, कस्तूरी रंगन कमेटी, याद होगा आप लोगों को, इंडिपेंडेंटली ऑफर डिग्री प्रोग्राम्स, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। एक डिम टू बी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का जो काम करता है, एनसीईआरटी भी एज ए इंस्टीट्यूशन अब डेवलप हो गई है, तो ये कोर्सेस अब वो चला सकती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो कोर काम है वो एनसीईआरटी नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी। एनसीईआरटी का कोर काम है एनसीईआरटी बुक्स को पब्लिश करना, इन कंटिन्यूड द कोर रोल इन द स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वो करते रहेगी। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स नहीं पूछा जाएगा, अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जन विश्वास बिल, अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको हम लोग एकदम स्किप करेंगे। मतलब ये अगर आप अपने से पढ़ोगे तो पेज बाय पेज पढ़ोगे तो ये कभी नहीं कवर होगा ना, पढ़ भी लोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए बाकी पीवाईक्यूज अब जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का कितना रोल है एग्जामिनेशंस में, और उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है। वो वो चीज़ें हम जब पीवाईक्यूज को रेफर करते हैं तब पता चलती हैं। चलिए, इंडियन मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स एक्ट आया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, बस मेजर पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है और मेजर पोर्ट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं उसको आपको रिवीजन करवाता हूँ। देखिए, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, एकदम बाय हार्ट आपको याद रहना चाहिए कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, आपको एकदम ध्यान में होना चाहिए। अगेन हम आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को भी याद रखना है तो अगेन हम पिक्टोग्राफिक फॉर्म में याद रखेंगे, ऐसे चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होगी कि आपको बहुत ज़्यादा तरीके से याद रहे। ठीक है, सॉरी फॉर द मैप, मेरा थोड़ा मैप ख़राब है, बट स्टिल यू गॉट द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, देखिए, अगर हम फिर से वही हम डायरेक्शन वाइज जाएंगे। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और मेजर और माइनर पोर्ट्स में भी थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। मेजर पोर्ट्स को ऑथराइजेशन या उसको रेगुलेट करना, किसी तरह का लॉज बनाना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और माइनर पोर्ट्स ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट करती है। जिस पर्टिकुलर कोस्टल एरियाज पे जिस स्टेट का ऑथराइजेशन है वो स्टेट ऑथराइज करेगी माइनर पोर्ट्स का। इंडिया में 200 प्लस से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। पहला हम नॉर्थ में, मतलब ऑब्वियसली कोस्टल रीजन्स है तो कोस्टल रीजन्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो हमारा गुजरात में है, गुजरात में कांडला, कांडला पोर्ट पहला, जिसको किस नाम से जाना जाता है आप मुझे बताओ, आप ही बताओगे। ठीक है, उसके बाद हम इधर महाराष्ट्र वाला रीजन तक आते हैं। महाराष्ट्र वाला रीजन में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएलएन पोर्ट या जेएनपीटी पोर्ट भी बोलते हैं इसको, जेएनपीटी पोर्ट भी बोलते हैं, और एक मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है। फिर यहाँ गोवा में हम आएंगे, मुर्मा गांव पोर्ट है, मुर्मा गांव पोर्ट। फिर हम इधर कर्नाटका में आएंगे, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट।
फिर हम इधर तमिलनाडु में आएंगे। तमिलनाडु में एन्नोर पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, फिर इधर विशाखापत्तनम, जिसको वाइजैक भी बोलते हैं, ठीक है। पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में, उड़ीसा में। और फिर कोलकाता में कोलकाता पोर्ट, जिसको किस नाम से बोलते हैं, इसको अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। और फिर एक हल्दिया पोर्ट, और यहाँ अंडमान एंड निकोबार एक पोर्ट है 12। और एक तमिलनाडु का एक और पोर्ट है वीओ चिदम्बरम पिल्लई पोर्ट। ये 13 मेजर पोर्ट्स आपको मैप के थ्रू एकदम याद रखना है। अब बाय हार्ट याद रहना चाहिए, मैप्स में पूछा जा सकता है, किसी तरीके से पूछा जा सकता है। इसको लेकर के मैं कुछ एक नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल आप अपना ज्वाइन कर लूँगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं IAS PCS थिंकर्स के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक